हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू धन। आज हम एनालाइज करने वाले हैं अबाउट द सीमेंट इंडस्ट्री डिटेल में, और जेएसडब्ल्यू सीमेंट के आईपीओ के बारे में भी बात करेंगे। और सेकेंड हाफ में बात करेंगे अबाउट द सबकी फेवरेट कंपनी एसबीआई और उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। हाय, दिस इज योर होस्ट सुहानी कटारिया एंड लेट्स बिगिन। सीमेंट दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा यूज होने वाला मटेरियल है आफ्टर वाटर। हर साल हर इंसान के हिस्से में लगभग 500 किलो सीमेंट आता है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट होने के बावजूद भी इसका प्राइस सिर्फ 5 to 7 रुपीज पर किलो होता है। फिर भी सीमेंट कंपनीज ने हिस्टोरिकली मार्केट को डबल रिटर्न्स दिए हैं, क्योंकि जब डिमांड बढ़ती है मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों तेजी से इंप्रूव होते हैं। 2025 के स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो डाउन था। इलेक्शंस, मॉनसून्स एंड प्रोजेक्ट डिलेज की वजह से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रुक गई, लेकिन अब डिमांड फिर से पिकअप कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ रहा है, हाउसिंग रिवाइव हो रहा है और कमर्शियल रियल एस्टेट भी वापस मोमेंटम पकड़ रहा है। सीमेंट इंडस्ट्री को समझने के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट है: उसका डिमांड, सप्लाई और उसमें रिस्क्स। सबसे पहले बात करते हैं डिमांड की। सीमेंट एक कमोडिटी प्रोडक्ट है, इसका कोई मेजर ब्रांड लॉयल्टी नहीं होती। जो चीपेस्ट ऑप्शन होता है वही कस्टमर खरीदता है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत हाई होता है, इसलिए सीमेंट का प्राइसिंग हमेशा लोकल लेवल पे सेट होता है, नेशनल लेवल पे नहीं। सीमेंट की डिमांड साइक्लिकल होती है। जब इकोनॉमी ग्रो करती है तब सीमेंट की डिमांड भी बढ़ती है, लेकिन मॉनसून्स, इलेक्शंस और फेस्टिवल्स के टाइम पे कंस्ट्रक्शन रुक जाता है। इस वजह से रेवेन्यू भी ऊपर नीचे होता है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि सीमेंट का मार्केट रीजनल होता है, नेशनल नहीं, क्योंकि अगर प्लांट और कंज्यूमर के बीच डिस्टेंस 300 किलोमीटर से ज्यादा हो गया तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट प्रॉफिटेबल नहीं रहता है। हर रीजन का अपना मिनी सीमेंट मार्केट होता है। अब बात करते हैं सप्लाई की। सीमेंट इंडस्ट्री में कैपेसिटी ऐड करना आसान नहीं होता है। लैंड एक्विजिशन, एनवायरमेंटल क्लियरेंस और मशीनरी सब कुछ टाइम लेते हैं। इस वजह से सप्लाई लंपी होता है, मतलब एक टाइम पर डिमांड से ज्यादा कैपेसिटी आ जाती है और फिर ओवर सप्लाई का रिस्क होता है। बड़े प्लेयर्स के पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती है, तो वो इस ओवर सप्लाई को हैंडल कर लेते हैं। अब सीमेंट बनाने के लिए प्लांट्स स्ट्रेटेजिकली प्लेस किए जाते हैं। अलग अलग टाइप के सीमेंट का अपना अलग अलग कॉस्ट और यूसेज होता है। सीमेंट बनने में 3 मेजर कॉस्ट हेड्स होते हैं। सबसे ज्यादा जो जाता है वो 31% लगता है फ्यूल में और पावर में, 26% फ्रेट में जाता है, 19% रॉ मटेरियल्स में और बाकी 24% मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में, जैसे लेबर, एडमिन एक्सेट्रा। इसीलिए जो कंपनी सबसे एफिशिएंटली कॉस्ट कंट्रोल करती है वही लीडर बनती है। लेकिन सीमेंट इंडस्ट्री के सामने कई रिस्क भी होते हैं। सबसे पहले है प्राइस टेकिंग रिस्क। कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस सेट नहीं कर सकती, मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। अगर इनपुट कॉस्ट बढ़ गया तो मार्जिन्स खराब हो जाते हैं। दूसरा रिस्क है पावर, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट के प्राइसेस का, जो ग्लोबल लेवल पे काफी वॉलेटाइल होती है। कोल और पेटको के प्राइस गिरते बढ़ते रहते हैं। जो कंपनीज वेस्ट हीट रिकवरी, ग्रीन पावर और रेन्यूएबल्स में इन्वेस्ट करती है वो बेटर मार्जिन्स प्रोटेक्ट कर पाती है। एंड द थर्ड रिस्क इज एग्जीक्यूशन। लैंड माइनिंग और एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेने में सालों लग जाते हैं, और अगर कोई मर्जर और एक्विजिशन होता है तो इंटीग्रेशन भी टाइम कंज्यूमिंग होता है। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट और एजिलिटी के बिना सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। तो सक्सेसफुल होने के लिए सीमेंट कंपनीज क्या करती है? सबसे पहले वो कॉस्ट कर्व ओन करती है। ग्रीन पावर और ऑल्टरनेटिव फ्यूल से अपने कॉस्ट को कम करती है। 1 रुपी पर बैग का प्राइस हाइक भी टॉप 10 कंपनीज के लिए 6,700 करोड़ का एबिटा बढ़ सकता है। कंपनीज अब पावर का 50% ग्रीन एनर्जी से ला रही है, जो कि नॉर्मल ग्रिड पावर से 40 to 15% सस्ता होता है। दूसरा है यूटिलाइजेशन इंप्रूव करता है, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री 60 to 70% यूटिलाइजेशन पे चलती है। अल्ट्राटेक जैसे लीडर कैपेसिटी फास्ट ऐड कर रहे हैं और एक्विजिशन की हेल्प से 85 to 87% यूटिलाइजेशन टारगेट करते हैं। तीसरा है स्मार्ट प्लांट लोकल प्लानिंग। क्लिंकर नियर माइंस, ग्राइंडिंग नियर सिटीज, इससे फ्रेट कॉस्ट कम होता है और लोकल डिस्ट्रप्शन से भी बचा जा सकता है, जैसे वेदर या मटेरियल शॉर्टेजेस से। अब सीमेंट इंडस्ट्री में विनिंग एज तब मिलता है जब आपको पावर सस्ता हो। आप जब ब्लेंडेड सीमेंट ज्यादा बेच रहे हो,
फ्रेट कम हो और प्लांट लोकेशन स्मार्ट हो। ज्योग्राफी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है और ग्रीन पावर एक बहुत पावरफुल टूल है। अब बात करते हैं जेएसडब्ल्यू सीमेंट की। इनका आईपीओ अराउंड 3600 करोड़ का है। ये अपना आईपीओ सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, अनलाइक नोवोको विस्तास जिनका आईपीओ फेल हो चुका था। स्टॉक्स 10 महीने में हाफ हो चुका था। जेएसडब्ल्यू सीमेंट्स के स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो ये इंडिया का फास्टेस्ट एंड लार्जेस्ट इको फ्रेंडली प्रोड्यूसर है, फास्टेस्ट ग्रोइंग सीमेंट प्लेयर है बाय वॉल्यूम ग्रोथ एंड लो कार्बन एमिशंस भी है। स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है, मतलब अराउंड 5000 डीलर्स है और 160 वेयर हाउसेज इंटीग्रेट किए गए हैं विद जेएसडब्ल्यू स्टील एंड एनर्जी फॉर कॉस्ट एडवांटेज। ये कॉस्ट लीडरशिप पे भी काम कर रहे हैं और ब्लेंडेड सीमेंट मिक्स को अग्रेसिवली पुश कर रहे हैं ताकि मार्जिन स्ट्रॉन्ग बने रहे। लेकिन देयर आर ऑब्वियसली सम रिस्क्स, जैसे लॉस मेकिंग थी ये कंपनी इन FY25, बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रही है, ऑलमोस्ट एट 32x ऑफ EV बाय EBITDA। डिपेंडेंस ऑन ग्रुप कंपनीज काफ़ी ज़्यादा है और साइक्लिकल मार्केट में है क्योंकि ये एक सीमेंट कंपनी है। आज के एनवायरनमेंट में डिमांड तो बढ़ रही है लेकिन सप्लाई थोड़ा लंपी है, तो जो भी कंपनीज कॉस्ट कंट्रोल, स्ट्रेटेजिक लोकेशन और ग्रीन एनर्जी का बेस्ट यूज करेगी वही आगे जीतेगी। अब बात करते हैं आज के फेवरेट कंपनी की, हम सबकी SBI, उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की। पहले प्रॉफिट और अर्निंग्स पे देखते हैं। SBI ने Q1 ऑफ FY26 में 19,160 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया, जो पिछले साल के 17,000 करोड़ से लगभग 12% ज्यादा है। बैंक का इंटरेस्ट इनकम भी 1,17,996 करोड़ तक पहुंच गया है, जो 5.8% का ग्रोथ दिखाता है। क्वार्टरली प्रॉफिट्स में भी जबरदस्त 15.5% का जंप हुआ है, अराउंड 30,554 करोड़ तक। लेकिन एक छोटा सा नेगेटिव बात है कि वो उनका जो नेट इंटरेस्ट इनकम होता है वो गिर चुका है, 41,072 करोड़ रहा है, जो सिर्फ 0.13% डाउन है। अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो SBI का डोमेस्टिक NIM गिर के 3.02% पे आ गया है, जो 33 बेसिस पॉइंट्स से कम है ईयर ऑन ईयर। ओवरऑल NIM भी 2.9% रहा है, जो कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ाने का संकेत देता है। अगर लेंडिंग और एडवांसेस ग्रोथ की बात करते हैं तो SBI के ग्रॉस एडवांसेस 11.6% से बढ़कर 42.55 लाख करोड़ हो गए हैं। बैंक्स एक्टिवली लोन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, स्पेशली रिटेल साइड पे। अगर असेट क्वालिटी मतलब NPA सिचुएशन की बात करो तो डिपॉजिट्स और कासा रेशियो जो होता है उसके बारे में बात करते हैं। SBI का जो करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट का रेशियो है वो गिरकर 39.36% हो चुका है, जो पिछले साल से 134 बेसिस पॉइंट्स कम है। इसका मतलब है कि लोग सेविंग से ज्यादा फिक्स डिपॉजिट की तरफ जा रहे हैं या फंड मिक्स में शिफ्ट हो रहे हैं। ओवरऑल SBI ने एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रिपोर्ट किया है, प्रॉफिटेबिलिटी ऊपर है, एसेट क्वालिटी बेटर हो गई है, लेंडिंग ग्रोथ भी अच्छा है और कैपिटल बफर भी स्ट्रॉन्ग है। बस दिक्कत ये है कि NIM कंप्रेस हुआ है और कासा रेशियो गिर गया है, जो फंडिंग कॉस्ट पे प्रेशर डाल सकता है। लेकिन ओवरऑल पिक्चर अभी भी पॉजिटिव है। SBI भारत का सबसे बड़ा बैंक है और ये रिजल्ट दिखाता है कि वो अपने बैलेंस शीट और रिस्क कंट्रोल में काफी डिसिप्लिन है। अब चलते हैं न्यूज फ्लैश सेक्शन की ओर, जो आपको स्कैनेक्स के न्यूज टैब के अंदर न्यूज फ्लैश सेक्शन मिलेगा। जैसे हम देख सकते हैं कि सिंकॉम फॉर्मुलेशंस reports strong Q1 performance of revenue of 8,683 करोड़। उसके बाद हम देख सकते हैं कि सिंगर इंडिया reports loss of 236 lakhs in the quarter ended of June 2025। उसके बाद we can see कि Medico Remedies reports Q1 FY26 results and the resignation of the company's secretary। Medico Remedies Limited announced its quarterly result, reporting a profit of 181 lakh compared to 157 lakh in the same quarter last year। But हम देख सकते हैं कि मिस्टर हसन बोरा resigned from his position as company secretary and compliance officer effective 8th August, citing other professional commitments। The pharmaceutical formulation manufacturers operates primarily in export markets। तो ऐसे ही क्विक न्यूज के लिए या फिर क्विक रिजल्ट्स के लिए जो भी अभी अर्निंग सीजन चल रहा है उसके लिए आप हमारा न्यूज फ्लैश सेक्शन और भी ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। अब चलते हैं इनसाइट्स टैब पे और देखते हैं आज का हीट मैप, जहाँ पे लेट्स डिस्कस टुडेज टॉप गेनर्स एंड लूजर्स। तो जैसे हम देख सकते हैं कि आज भी काफी मार्केट रेड था, आज काफी मार्केट नीचे था फ्रॉम द रैली दैट वी सॉ यस्टरडे। सो लेट्स लुक एट द टॉप गेनर्स एंड लूजर्स, जहाँ पे वी कैन सी कि लूजर्स ही हैं ऑलमोस्ट सारे। तो आज का जो सबसे बड़ा लूजर है वो है भारती एयरटेल, which is down by 3.33%। उसके बाद हम देख सकते हैं अदानी एंटरप्राइजेस इज डाउन बाय 3.19%।
हम देख सकते हैं श्रीराम फाइनेंस इज डाउन बाय 2.82%, इंडसइंड बैंक इज डाउन बाय 3.08%, Reliance is down by 1.55%, Axis Bank is down by 1.68%, Mahindra and Mahindra is down by 2.08%, Kotak Bank is down by 2%, Adani Ports is down by 1.52%, Tata Motors is down by almost 2%, Grasim Industry is down by 2%, HDFC Bank is down by 1.08%. So these have been the top losers for today. Top gainers की बात करते हैं तो NTPC is up by 1.52%, Titan is up by 1.3%, HDFC Life Insurance is up by 0.77%, and Dr. Reddy's Laboratory is up by 0.88%. So these have been the top gainers and losers for today. अगर FIDI डेटा की बात करते हैं तो एज ऑफ 7th August 2025 FI ने फिर से सेलिंग किया ऑफ ऑलमोस्ट 5,000 करोड़, whereas DI ने बाइंग किया ऑफ डबल द अमाउंट ऑफ अराउंड 10,864 करोड़. अगर MTF इनसाइट्स की बात करें तो MTF Insights as of August 6, 2025, the industry MTF book stands at 91,656 crores, जिसमें 5,272 करोड़ positions add हुए हैं, 5,314 करोड़ positions liquidate हुए हैं. So the net book liquidation is of 41 crores. उसके बाद if you look at the top deliveries for today, आज की top 5 deliveries है Kotak Bank, Apollo Hospital, SBI Life Insurance, Infosys and ICICI Bank, which range from 81% to 70%. अब चलते हैं धन के चार्ट्स पे और एनालाइज करते हैं निफ्टी 50 फॉर टुडे. जैसे हम देख सकते हैं आज फिर से एक बेरिश कैंडल बना है, रेड कैंडल बना है. कल का जो हमारा लो था इट वाज अराउंड 24,344. आज के कैंडल ने उस लो को भी ब्रेक किया है बाय अराउंड 6 पॉइंट्स, 6 to 7 पॉइंट से वो लो फिर से, मतलब उस लो से और 6 पॉइंट्स हमने नीचे का लो लगाया है. मतलब वी हैव हिट द लो ऑफ 24,337 टुडे. अगर हम इसको आर्ली बेसिस पे जाके देखते हैं तो जैसे कल हमने एक बाउंस देखा था निफ्टी में, आज हम लोग काफ़ी गैप डाउन भी खुले हैं और उसके बाद वी जस्ट फेल डाउन एंड डाउन. अगर स्टैट्स को देखते हैं तो निफ्टी ओपन अराउंड 24,544, मेड अ हाई ऑफ 24,585, made a low of 24,337 and closed around 24,363. अगर निफ्टी को वीकली बेसिस पे एनालाइज करते हैं तो हम देख सकते हैं कि 6 रेड कैंडल्स बैक टू बैक मिलती है हमें, विच इज़ अ वेरी वेरी बेरिश सिग्नल जो हमें मिलता है. वीकली बेसिस के 20 EMA के नीचे है और 50 EMA के ऊपर है. लेकिन अगर डेली चार्ट्स पे देखते हैं तो डेली चार्ट्स पे तो कब से ही क्रॉस हो चुका है 50 EMA और 20 EMA, उसके नीचे ही बंद हो रहा है निफ्टी काफ़ी टाइम से और उसका RSI भी गिर के हो चुका है 33. आज निफ्टी ऑलमोस्ट 332 पॉइंट से नीचे है. अगर सेंसेक्स की बात करते हैं तो सेंसेक्स इज डाउन बाय 765 पॉइंट्स टुडे. Sensex opened around 80,478, made a high of 80,550, made a low of 79,775, closed around 79,857. उसका भी RSI गिर के हो चुका है 33. बहुत ही ज़्यादा बेरिशनेस है मार्केट में, बहुत ज़्यादा सेफली ट्रेड करो. अगर इंडाइसेस में बात करते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स की तो आज का सबसे बड़ा लूजर है निफ्टी रियल्टी विच इज डाउन बाय 2.11%, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट इज डाउन बाय 1.72%, Auto is down by 1.4%, Pharma is down by 1.3%, Nifty Private Banks is down by 1.25%. सारे indices आज रेड में ही बंद हुए हैं and these have been the top 5 losers. So that's it for today. I'll see you tomorrow. तो आपको क्या लगता है? Will SBI rally up or down? Tell us in the comments below. Till then, like, share and subscribe and stay curious and stay updated. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.